दोस्तों, जय हिंद जय हिंद। जल्दी से लाइव हो रहा है, 2 मिनट रुकिए, बस लाइव हो रहा है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो कल हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ लिया था, ठीक है। कल मैंने आपको संविधान के बारे में समझा दिया था। और कल मैंने आपको बता दिया था कि संविधान का मतलब क्या होता है, कि समान विधान, मतलब कि सबके लिए कानून क्या होंगे, सेम होंगे। फिर मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है। किस चीज की किताब है? तो अ ग्रुप ऑफ लॉज। उसमें हमें क्या मिलते हैं? तो हमारे कानून मिलते हैं, हमें हमारे अधिकार मिलते हैं, कौन कौन से हमारे ड्यूटीज है वो मिलते हैं, और यहाँ तक कि अगर हम अपराध करेंगे तो हमें किस तरह से उस अपराध की सजा मिलेगी, ये सब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, ठीक है। थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। मैंने आपको एक कंपेयर करके भी बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन किताब को आर एस अग्रवाल से कंपेयर किया था। और आपको मैं बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए पहले जल्दी से थोड़ा सा पुरानी बातें याद कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, ठीक है। संविधान यानी समान विधान, समान विधान। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी किताब है संविधान, ये क्या है? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ लॉस, कलेक्शन ऑफ। तो जितने भी कानून वगैरह हैं या जो कुछ भी हम लोग को मिलता है, वो हम लोग कहाँ से मिलता है? तो संविधान से मिलता है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में 22 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 22। लेकिन इसको चैप्टर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाग। इसको क्या बोलते हैं? भाग। हर चैप्टर में अलग अलग है। जैसे चैप्टर 1 की बात की जाए, भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्र की चर्चा है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। तो मतलब हर चीज के लिए एक अलग अलग भाग बनाया गया। केंद्र सरकार के लिए एक अलग भाग बनाया गया, राज्य सरकार के लिए एक अलग भाग बनाया गया, न्यायपालिका के लिए एक अलग भाग बनाया गया, इलेक्शन कैसे होना चाहिए इसके लिए एक अलग भाग बनाया गया, और आपका पंचायती राज के लिए एक अलग भाग बनाया गया, नगर पालिका के लिए एक अलग भाग बनाया गया। तो अलग अलग भाग बनाया गया, ठीक है। तो ये 22 भाग हो गए। और फिर मैंने आपको बताया था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चैप्टर्स के पेज नंबर होते हैं, उन पेज नंबर को हम लोग पेज नंबर नहीं बोलते, उन पेज नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पेज नंबर को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल मैंने आपको बता दिया था कितने थे, तो 395। मतलब कि इससे ज्यादा आर्टिकल है, बट जो मेन आपको पढ़ना है वो कितना? 395। अदरवाइज देखा जाए तो 395 प्लस आर्टिकल है। आई थिंक अभी तो 402 या 403 आर्टिकल हो गए। बट देखो, हर चीज हमें नहीं पढ़ना है, हमें वही चीज पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ठीक है। हर चीज हमको नहीं पढ़ना है। हमें हर चीज नहीं पढ़ना, ठीक है। हमें एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कुछ कुछ चीजें पढ़नी, ठीक है। तो ये आपको कल मैंने पढ़ा दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज मैं आपको अनुसूची पढ़ाता हूँ, शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल को जानना बहुत जरूरी है। शेड्यूल को जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, ठीक है। शेड्यूल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, शेड्यूल, 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 इसको क्या बोलते हैं? अनुसूची। अनुसूची और अनुच्छेद में आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। शेड्यूल अनुसूची को कहते हैं, और आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं। आर्टिकल को क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। जो शेड्यूल को अनुसूची कहते हैं, तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं हमारे पास? तो हमारे पास टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। ये 12 अनुसूचियों को हमें पहले समझना है, ठीक है। तो अनुसूची 1 क्या कहता है? अब जो है बात करते हैं एक एक अनुसूची की, कि अनुसूची 1 क्या कहता है, अनुसूची 2 क्या कहता है। तो हम लोग बात करते हैं अनुसूची 1 की, ठीक है। आपका अनुसूची 1, मैं 1 डाल दे रहा हूं, समझ जाएगा। अनुसूची
अनुसूची वन, अनुसूची वन क्या कहता है? अनुसूची वन कहता है कि भारत क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अब सबसे पहले समझते हैं राज्य क्या होते हैं, स्टेट क्या होते हैं। तो आप कहोगे कि अरे सर स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, मुंबई एक स्टेट है, ठीक है। तो स्टेट होता क्या है? मतलब अगर कोई पूछे आपसे स्टेट का मतलब, तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे कि स्टेट मतलब जिसकी खुद की अपनी जमीन हो, खुद की अपनी एक अर्थव्यवस्था हो, खुद का अपना एक प्रशासन हो, खुद का उस प्रशासन की देख रेख करने के लिए कोई ना कोई उच्च अधिकारी बैठा हो, और उसके ऊपर अगर कोई सीएम बैठा हो, अगर उसके ऊपर कोई मुख्यमंत्री बैठा हो जो उस स्टेट को कंट्रोल कर रहा है कि इस स्टेट में कैसे चीजें चलनी चाहिए, तो उस एरिया को, उस भूभाग को, उस लैंड के पार्ट को हम लोग स्टेट बोलते हैं। उस लैंड के पार्ट को हम लोग स्टेट कहते हैं। तो बोला कि भारत क्या है, अभी सूचीबद्ध में क्या बोला कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, मतलब ग्रुप है। संघ यानी होता है ग्रुप है, संघ यानी होता है यूनियन, संघ यानी होता है यूनियन। तो भारत राज्यों का संघ है। देखो जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा संघ को यूनियन भी कहते हैं और कुछ जगह संघ को फेडरल भी कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में तो हमें नॉर्मली समझ में आ रहा है कि संघ, बट इंग्लिश में यूनियन और फेडरल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फेडरल को भी संघ ही कहते हैं, यूनियन को भी संघ कहते हैं, बट एक्चुअल में दोनों में डिफरेंट ये क्या है कि अगर हम फेडरल की बात करें तो फेडरल में भी जो स्टेट है, जो राज्य है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बट किसी ना किसी डील या समझौते से, समझौते के तहत। समझ में आया? तो फेडरल का जो संघ है, इसमें जो राज्य है ना, वो आपस में जुड़े तो रहेंगे लेकिन एक डील की वजह से, समझौते की वजह से। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स से जुड़े हुए हो, तो आप उनके साथ जब एक जुड़े हुए तो वो आप यूनियन नहीं हो, आप फेडरल हो, क्योंकि आप किसी समझौते के तहत जुड़े हो ना। वो समझौता कुछ भी हो सकता है कि तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम लोग दोस्त बनेंगे। कल तुम मुझे गाड़ी से यहाँ ले जाओ, आज मैं तुम्हें अपने गाड़ी से यहाँ ले जाऊंगा, हम लोग दोस्त बनेंगे। कल तुम मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में खिला दो, आज मैं तुम्हें यहाँ रेस्टोरेंट में खिला दूंगा। यानी क्या है? आपसे एक समझौता हुआ है, एक समझौता हुआ, तो वो क्या है? फेडरल। आपके जो दोस्त हैं वो आपके साथ संघ के रूप में है, यूनियन है, लेकिन वो जो दोस्तों का यूनियन है वो कैसा यूनियन है? तो वो फेडरल वाला है। वो कैसा वाला? फेडरल वाला है। और सेकंड आता है संघ को यूनियन भी कहते हैं। यूनियन में भी राज्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई समझौता, कोई डील नहीं रहता। यहाँ पे आपको जुड़ना ही जुड़ना है। जिसका एग्जाम्पल है आपके फादर और मदर। आप अपने फादर या अपने मदर के साथ किसी समझौते के तहत नहीं जुड़े। हो सकता है आप जुड़े हो सकता है कि आजकल के बच्चे जुड़े रहते हैं कि अगर माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं देंगे, घूमने के लिए परमिशन नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन माँ बाप, आपके माँ बाप आपसे किसी समझौते के तहत नहीं जुड़े, वो किसी स्वार्थ से आपके लिए नहीं जुड़े हैं। बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ रूप से वो आपके जुड़े हैं। तो वो क्या है? वो आपके संघ में यूनियन का काम करते हैं। बट जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कलीग हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, आपके साथ जो उठते बैठते हैं अपार्ट फ्रॉम फैमिली, वो सब किसमें आते हैं? वो फेडरल में आते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी समझौते के तहत आपसे जुड़े हैं। आज आप उनका काम करोगे तो वो बदले में आपका काम करेंगे। आज आप उनका काम नहीं करोगे, आप देख लो ना, आप अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी दोस्त को, किसी यार को, उसके काम को मना कर दो। एक बार मना कर दो, दो बार मना कर दो, तीन बार मना कर दो, चौथी बार आपको कोई काम पड़ेगा तो वो आपका नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ जुड़ा तो है, संघ तो बनाया है, लेकिन वो संघ कैसा है? फेडरल है। वो समझौते के तहत जुड़ा है। लेकिन यूनियन में क्या होता है कि जैसे हम अपने मदर, अपने फादर की बात नहीं मानते, झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, आप तो मेरे खुशियों के हमेशा खिलाफ रहते हो, ऐसे तमाम तरीके की बातें उनको बोल देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब हम भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम गुस्सा हो गया, आप ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी वो मनाने आते हैं। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता, इसमें उनका प्यार रहता है, मोहब्बत रहती है, स्वार्थ नहीं रहता। तो जो भी लोग आपस में जुड़े हैं किसी प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से, वो यूनियन है। और किसी समझौते की वजह से, किसी डील की वजह से जुड़े हैं कि तुम मेरा करोगे तो ही मैं तुम्हारा करूंगा, तो वो फेडरल है। तो कभी कभी क्वेश्चन फंसाने के लिए ये पूछ देता है कि जो अमेरिका है,
जैसे अमेरिका की बात करते हैं, ये पिछले साल आप लोग देख लीजिएगा, पिछले साल प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि जो अमेरिका है वो उसको भी क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। बट ये किस चीज, मतलब ये किस संघ में आता है, ये यूनियन में आता है या फेडरल में आता है? पिछले साल प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो अमेरिका को भी संघ कहते हैं लेकिन ये यूनियन में आता है कि फेडरल में आता है, तो अमेरिका फेडरल में आता है। इसलिए अमेरिका के जो 50 स्टेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण तो किए हैं, लेकिन वो 50 स्टेट्स किसी ना किसी समझौते के तहत जुड़े हैं। जब आप अमेरिका के बारे में पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो 50 स्टेट्स के झंडे अलग हैं, वो 50 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, संविधान भी वो 50 स्टेट्स का अलग है। इसलिए आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कभी फ्लैग देखना, उस फ्लैग में आपको 50 स्टार मिलेंगे, ऐसे स्टार बने रहते हैं। कभी काउंट करना, वो 50 स्टार है, वो 50 स्टार वो 50 स्टेट को दर्शा रहा है कि ये 50 स्टेट की वजह से हम एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने हैं। इसलिए 50, हमारे तिरंगा में ऐसा नहीं है कि 28 स्टेट दिखाएगा, क्यों? क्योंकि हम किसी फेडरल से नहीं जुड़े, हम यूनियन से जुड़े। आज से कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर हमसे जुड़ा था, लेकिन वो एज अ फेडरल जुड़ा था। इसलिए आप देखिए जम्मू कश्मीर का जब 370 नहीं हटाया गया था तो जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा था, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, वहां की प्रशासन अलग थी, वहां का पुलिस अलग था, वहां सब कुछ अलग था। वो केंद्र सरकार से कंट्रोल नहीं होता था क्योंकि वो फेडरल के तौर पर जुड़ा था, एक समझौते के तौर पर जुड़ा था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके हरि सिंह ने जोड़ दिया था। लेकिन 370 हटने के बाद क्या हो गया, वो फेडरल से यूनियन आ गया। और अब कोई कह दे कि जम्मू कश्मीर का संविधान अलग है, हाँ, बहुत सारे लोग, जब 370 हटा तो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि मेरे लाश से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। अमित शाह जी आए, कहें कि क्या बोल रहे हैं, तो बताया कि अरे सर वहां पे तो महबूबा मुफ्ती हैं और पता नहीं कौन कौन है, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वो लोग कह रहे हैं कि मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो फिर मोटा भाई ने कहा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, गुजर जाओ, इसमें प्रॉब्लम क्या, गुजर जा। तो पहले क्या था, हमारा जम्मू कश्मीर भी फेडरल में आता था, बट अब यूनियन में आ गया, तो ये आपको नहीं बोलना है। तो हमारा अनुसूची पहले ही बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, और फिर साफ साफ लिखा है कि संघ यहाँ पे यूनियन को डिनोट कर रहा है, फेडरल को नहीं। यूनियन में क्या होता है, फेडरल वहां भी पॉसिबल होता है जहां थोड़ा मतलब कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम किसी समझौते के तहत जुड़े। हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई नॉलेज सब कुछ है, लेकिन इन सब से ऊपर पता है क्या चीज आ जाता है, ईगो, एटीट्यूड, चेयर, कुर्सी। हम कुर्सी के लिए, हमारे नेता कुर्सी के लिए, अपने एटीट्यूड के लिए, ईगो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर भारत को फेडरल के रूप में बनाया गया होता ना, तो आज पता चलता कि अगर बिहार किसी चीज में खफा है तो वो अपना जो है आर्मी से अपने बॉर्डर को घेरवा लेगा, कहेगा कि नहीं बाहर के लोग नहीं आएंगे। उड़ीसा का खफा है तो उड़ीसा अपना कोई नया संविधान लागू कर देगा कि मेरे यहाँ ये होगा। लेकिन हम लोग कैसे हैं, यूनियन में, हम लोग क्या है, यूनियन में। इसलिए हमारे किसी भी राज्य के पास उसके खुद की आर्मी नहीं है। अमेरिका के हर स्टेट के पास उसकी खुद की आर्मी है, लेकिन हमारे भारत में आप कभी सुने कि बिहार की आर्मी, सुने उड़ीसा की आर्मी, यूपी की आर्मी, महाराष्ट्र की आर्मी, नहीं सुने होंगे। आप सिर्फ एक ही सुनोगे, हिंदुस्तान की आर्मी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूनियन के रूप में, समझ में आया? तो जो पहला अनुसूची वो कहता है भारत राज्यों का संघ है, बट यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि संघ यूनियन को बोल रहे हैं, हम लोग फेडरल को नहीं बोल रहे हैं। फेडरल कहाँ पे, तो फेडरल अमेरिका में, कहाँ पे, फेडरल अमेरिका में, ठीक है। तो पहले अनुसूची आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। पहले क्या था ना कि लोग, पहले क्या था, जब 370 नहीं हटा था तो कश्मीर में आते थे पाकिस्तानी और वो क्या बोलते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर तख्त पे एक व्यक्ति बैठा, उसने 370 हटाया। तख्त पे एक व्यक्ति बैठा जिसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। आज पता पाकिस्तान क्या बोलता है, पहले पाकिस्तान बोलता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब पता क्या बोलता है, पाकिस्तान जिंदा भाग। पाकिस्तान जिंदा भाग मतलब कि कैसे भी करके जिंदा भाग जाओ, क्योंकि अब वो नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जो मौन रहेंगे, शांति रहेंगे, शांति समझौता करेंगे, नहीं। अब जो है भारत देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है कि अगर हम उसके एक को मारेंगे तो मेरे 100 को मारेगा, ठीक है। तो अनुसूची 1 समझ जाएगा। अनुसूची सेकंड क्या बोलता है, तो अनुसूची सेकंड वेतन की बात करता है, वेतन की बात करता है। अनुसूची सेकंड किसकी बात करता है, वेतन की बात करता है, सैलरी की बात करता है। इसमें सबकी सैलरी डिसाइड रहती है कि राष्ट्रपति को क्या मिलेगा, उपराष्ट्रपति को क्या मिलेगा, पीएम को क्या मिलेगा, सीएम को क्या मिलेगा, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, सीएम मतलब कि जो भी सांसद हो गए, विधायक हो गए, ये सब इनको कैसी सैलरी मिलेगी, क्या क्या भत्ते मिलेंगे, तो ये सब किसमें है चर्चा, तो ये सब अनुसूची सेकंड में चर्चा। अनुसूची सेकंड में किसकी चर्चा, अनुसूची सेकंड में वेतन की चर्चा। अनुसूची थर्ड में किसकी चर्चा है, तो अब इसमें चर्चा है शपथ की।
शपथ की, इसमें किसकी चर्चा है? शपथ की। जब जीतते हैं तो नहीं शपथ लिया जाता है कि मैं फलाने व्यक्ति ये शपथ लेता हूं कि अब से सांसद बनने के बाद मैं अपने क्षेत्र को इस तरह से लूटूंगा कि लोगों में और गरीबी आएगी और महामारी आएगी और बेरोजगारी आएगी, उससे मैं लोगों को एकदम त्रासनाई दे दूंगा, लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन से पहले का 6 महीना आएगा तो फिर मैं उन लोगों के बीच में जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, उनको भैया भाभी बहिनी भौजी करके संबोधित करूंगा और उनके पति को पैसे दूंगा, शराब दूंगा और फिर से वो वोट खरीद लूंगा और फिर से जीत जाऊंगा और फिर से 5 साल तक राज करूंगा और ऐसे लोगों को फिर से 5 साल तक बेवकूफ बनाऊंगा। तो ये जो शपथ लिया जाता है सांसद द्वारा, विधायक द्वारा, ये कहां से लिया जाता है? तो ये अनुसूची थर्ड में शपथ का प्रावधान है, इसमें लिया जाता है। ठीक है, बाय द वे ये ऐसा शपथ नहीं होता है, मतलब शपथ कुछ और होता है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अनुसूची फोर क्या कहता है? अब बता दिया कि भारत क्या राज्यों का संघ है, बता दिया वेतन क्या है, शपथ भी दिला दी। अब क्या करेंगे? तो चौथे में अब करेंगे कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन करेंगे। राज्यसभा में सीटों का आवंटन करेंगे। राज्यसभा में सीटों का आवंटन इन द सेंस है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, किस राज्य से कितनी सीटें होनी चाहिए राज्यसभा में, तो ये सब की चर्चा किसमें है? तो ये सब की चर्चा है किसमें है? अनुसूची फोर में। अनुसूची फाइव क्या कहता है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति को ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज भले हम ये कहते हैं कि रिजर्वेशन मिल रहा है, जो कोई भी मिल रहा है। देखो, रिजर्वेशन बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे एक मैं वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें मैं कुछ मिथ भी हैं, लोगों के कुछ मिथ भी हैं कि जनरल को भी आजकल रिजर्वेशन मिलने लगा है, ओबीसी को भी मिलता है, सीएसटी को मिलता है, तो रिजर्वेशन के लिए क्यों खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस पे जो एक मिथ है, इस पे वीडियो में एक सेपरेट लाऊंगा और जरूर लाऊंगा, बहुत जल्दी लाऊंगा। बट अभी समझिए, अनुसूची फाइव कहता है कि अनुसूची फाइव कहता है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, इनका प्रावधान, मतलब इनको थोड़ा सा उठाया जाए, उभार जाए। देखिए, क्या था ना कि पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले हम मानते हैं, पहले बहुत इनके साथ जुल्म होता था, इनको बहुत यातनाएं दी जाती है। इवन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी ये सारी चीजें फेस की, लेकिन उन्होंने इस चीज को फेस करके दबे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, शिक्षा पे ध्यान दिया। और जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को दबाते थे, जो लोग उनको क्लास में नहीं बैठने देते थे, जब वो पढ़ लिख के इतने बड़े बन गए, इतने महान बन गए, तो वही स्कूल के लोग उनको बुलाते थे एज ए चीफ गेस्ट, और उन्होंने मना कर दिया। मुख्य अतिथि के रूप में वही स्कूल उनको बुलाया था, लेकिन उन्होंने तो जो आपकी जो काबिलियत है ना, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपके पास काबिलियत है तो आप ऊंचे उड़ान भर लोगे, चाहे कोई कितना भी दबाए। ठीक है, तो ये अनुसूची 5 क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति को बढ़ावा देने के लिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए है। फिर अब बात करते हैं कि 6 क्या है। तो 6 है कि जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, पूर्वोत्तर बोले तो जो ईस्ट साइड में कुछ राज्य हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 ऐसे राज्य, इनको उठाने की बात की गई, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पूर्वोत्तर की ओर, ईस्टर्न साइड को इतना ध्यान नहीं दिया था। आज भी ये हालत है। आप देखिए, कोई भी पॉलिसी, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो कोई भी वो पॉलिसी बनाती है, तो वो जो पॉलिसी है वो हमेशा या तो नॉर्थ साइड के लोगों को मिलेंगे या साउथ साइड मिलेंगे, ईस्ट में जल्दी को नहीं जाता। इवन अभी मैं आपको बताता हूँ, आप अभी भी, हम अभी है तो आप लोग बड़े हो चुके हैं, पढ़े, लेकिन जब हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 में थे, इवन 11, 12 के बच्चों से आप पूछो जाके नागालैंड के बारे में, मिजोरम के बारे में, तो उनको अभी भी ऐसा लगता है कि यार ये नागालैंड भारत में ही है, ये नागालैंड भारत में एग्जिस्ट करता है। इवन जब मैं क्लास 6, 7 में था तो मेरे को लगता था कि नागालैंड वगैरह भारत में है ही नहीं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने, हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो जो भी सरकार है, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार है, उसने कभी भी वो ईस्टर्न साइड पे ध्यान ही नहीं दिया। और जब ध्यान ही नहीं दिया तो उधर विकास ही नहीं होगा, और जब भैया विकास ही नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा वहाँ के लोगों के बारे में, हमें कैसे पता चलेगा वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में, हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ लोगों को किस तरह का तकलीफ है। अब जब आपको मालूम है, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे हिंदू जो बहुसंख्यक थे, आज ये लोग अल्पसंख्यक हो गए। आज यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म बढ़ रहा है, ये इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हिंदू धर्म में एक खराबी है, और वो पता है क्या खराबी है? भेदभाव की। अभी आपको पढ़ाएंगे तो आर्टिकल 17 में बताया गया है कि भेदभाव नहीं करना, अनटचेबिलिटी नहीं चाहिए, छुआछूत का बंद करना है। लेकिन अब अभी भी हमारे हिंदू धर्म में भेदभाव है।
अभी भी हमारे हिंदू धर्म में छुआछूत है, अभी भी हमारे हिंदू धर्म में ऊंच नीच जाति देखी जाती है, और क्रिश्चियन में ऐसा नहीं देखा जाता। आज भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते रहे तुम निचले जाति को, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा नहीं। ये सब क्या है भाई, ये सब क्रिश्चियन नहीं करते हैं। और यही वजह है कि पूर्वोत्तर में हिंदुओं जो अपने आप को सो कॉल्ड जनरल हिंदू कहते हैं, वो नीचे वालों को दबाते थे, त्रासना भी देते थे, उनको प्रॉब्लम्स उनके सामने क्रिएट करते थे, तो उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा, तो सभी ने लाइन से क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लिया। आज आप देखिए हमारी जो भी एजुकेशन है, 12th तक की जितनी भी एजुकेशन है, आप देखिए सबसे आगे कोई भी स्कूल रहेगा तो सेंट जॉन, सेंट थॉमस, सेंट जोसेफ, ये सब स्कूल रहेंगे। मिशनरीज ने इतना एजुकेशन पे जोर दिया, वो कभी भी ये नहीं कहते कि तुम मेरे धर्म में आओ, कभी नहीं कहते। आप देखोगे हिंदू लड़ता रहेगा कि हिंदू धर्म अच्छा है, ये है वो है, मुस्लिम अलग, मुस्लिम धर्म अच्छा ये वो। आपने कभी क्रिश्चियन को नहीं सुना होगा कि अपने धर्म का प्रचार करा, वो सिर्फ अपने धर्म के अंदर जो इंसानियत है उसका प्रचार करता है। आपको चोट लगी वो आपको मलहम लगाएगा, ये नहीं कहेगा कि मेरे क्रिश्चियन धर्म में मलहम लगाना चाहिए, वो सिर्फ आपको मलहम लगाएगा। आपको एजुकेशन चाहिए वो आपको एजुकेशन देगा, आपको खाना चाहिए वो आपको खाना देगा, सब कुछ देगा, बहुत ही प्यार से, बोलते हैं ना जो स्वीट पॉइजन, बहुत ही प्यार से आपको देगा। और आप खुद चले जाओगे उस धर्म में कि यार ये कितना अच्छा है, ये जो है हमें कितना, यहाँ पे तो मेरे हिंदू धर्म में तो लोग हमें ज़मीन पे बैठने नहीं दे रहे थे, यहाँ पे हमें ये कांटा छुरी से खाना सिखा रहा है। तो लोगों के मतलब इतना क्रिश्चियन ने वहाँ पे लोगों के लिए किया कि वो लोग खुद जो है अपना लिए क्रिश्चियन धर्म। और आज नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हिंदू जो बहुसंख्यक हैं आज ये कम हो गया, ठीक है। तो अनुसूचित 6 में ये कहा गया कि जो पूर्वोत्तर के राज्य, खासकर असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, इनको भी विकास के रास्ते पे लाया जाए। मिजोरम में अभी आप देखे होंगे, मणिपुर देखोगे, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, आप देखोगे यहाँ पे कैसे कैसे मतलब केसेस, रोज कुछ ना कुछ केसेस आते हैं, जनजातियाँ आपस में लड़ जाती हैं, चीज़ें बहुत गंदी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी कोई भी सरकार, अगर आज के सरकार को ब्लेम करोगे तो मैं आपको बताता हूँ 2014 से पहले भी सरकारें थी, उससे पहले भी सरकारें थी, लेकिन किसी ने भी मणिपुर पे, मिजोरम पे कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई नहीं कंट्रोल कर पाया। क्यों? क्योंकि कोई वहाँ कंट्रोल ही नहीं करना चाहता भाई, वहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है, वहाँ 2-4 सीट आती है आपकी लोकसभा की, 1-8 सीट आती है राज्यसभा की, क्यों कोई जाएगा वहाँ मेहनत करने? भाई मेहनत तो हम यूपी में करेंगे 80 सीटों पे, मेहनत हम बिहार में करेंगे, मेहनत हम महाराष्ट्र में करेंगे 48 सीटों पे, मेहनत तो हम ऐसे ऐसे जगह पे करेंगे ना जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ जनसंख्या है ही नहीं, वहाँ अगर 1-2 सीट हार भी गए तो क्या चलता है। ये मेंटेलिटी होती है हर एक सरकार की, और ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अनुसूचित 6 क्या होता है? पूर्वोत्तर क्या? अनुसूचित 7 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। 7 थाला फॉर रीजन, 7 थाला फॉर रीजन और 7 अनुसूचित सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया है? इसमें बताया जो हमारी व्यवस्था है वो कैसी है? संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, शक्ति कैसे लिखाता है? कभी कभी क्या होता है ना कि लिखते लिखते दिमाग भूल जाता है कि कोई चीज लिखाता है ऐसे। तो अनुसूचित 7 कहता है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। देखो शक्तियों का विभाजन करता है। अब देखो पहले तो आप इस चीज को ऐसे समझ लेना कि अनुसूचित 7 बोल रहा, 7 यानी महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे तो वो क्या करते थे? वो सबके शक्तियों का विभाजन करते थे। कहते थे देखो बॉलर तुम बॉलिंग करोगे, कुछ शक्ति बॉलिंग को बॉलर को दे दिया, फिर कुछ शक्ति फील्डर को देते थे, तुम उधर लगोगे, तुम स्क्वायर साइड पे लगोगे, तुम उधर दूर लगोगे, लॉन्ग ऑफ पे लगोगे, लॉन्ग ऑफ पे लगोगे। मतलब क्या है, अपनी शक्तियों को थोड़ा थोड़ा सम के अंदर दे दिया, राइट। तो उसी तरह याद करिएगा, जब भी अनुसूचित 7 आ जाए तो 7 से याद करिएगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे तो क्या करते थे? अपनी शक्तियों को थोड़ा थोड़ा देते थे, थोड़ा तुम लो, थोड़ा तुम लो, थोड़ा तुम, थोड़ा तुम, यानी क्या किया? यानी शक्तियों का विभाजन किया। शक्तियों का क्या किया? शक्तियों का विभाजन कर दिया, ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन करना क्यों जरूरी है, ये पहले समझना पड़ेगा कि क्यों जरूरी है शक्तियों का विभाजन करना, क्यों जरूरी है, ठीक है। तो उसको समझने से पहले फिर से हम रिवाइज करते हैं। अनुसूची 1 क्या कहता है? अनुसूची 1 कहता है भारत राज्यों का संघ। अनुसूची 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ। अनुसूची 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ। अनुसूची 2 किसकी बात करता है? तो अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 2 वेतन। 3 शपथ कि मैं पूरे शान और शौकत से देश को लूटूंगा। 3 शपथ। 4 क्या बोलता है? 4 क्या बोलता है? जल्दी बताइए। 4 बोलता है आपका, क्या बोलता है? हम खुद ही भूल गए, आप लोग बताइए क्या बोलता है? अनुसूची 1 संघ, भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 शपथ बोलता है, सॉरी सैलरी बोलता है, वेतन बोलता है। अनुसूची 3 शपथ बोलता है। अनुसूची 4 बोलता है कि जो आपके
अनुसूचित 4 में सच में भूल गया, मैं लिखा था अनुसूचित 4। अनुसूची 4 बोलता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 बोलता है कि जनजातीय जो लोग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको थोड़ा सा विशेष प्रावधान दिया जाए, बेचारे जो गिर गए उनको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए। और अनुसूचित 6 क्या बोलता है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन पे भी ध्यान दिया जाए। आते हैं अनुसूचित 7 पे। अनुसूचित 7 थाला और रीजन। अनुसूचित 7 क्या कहता है कि जो पावर है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो दो तरह के व्यवस्था होते हैं, संघात्मक, एकात्मक। नाम से तो क्लियर हो ही गया होगा। संघात्मक यानी जहां पे जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ वो स्टेट गवर्नमेंट के भी हाथ में रहती है। बट एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। एकात्मक व्यवस्था में जो पावर है वो सिर्फ एक के हाथ में रहती है। किसके हाथ में? सेंटर के हाथ। ठीक है। पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में दो तरह के व्यवस्था देखने को मिलती है, संघात्मक, एकात्मक। संघात्मक व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें जो पावर है वो पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होता है, कुछ जो है पावर राज्य सरकार के भी हाथ में होता है। और दूसरी तरफ है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था में जो पावर होता है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। इसको सिंपल से आप मान लो जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। आप देखो न्यूक्लियर फैमिली जो छोटा सा परिवार रहता है जिसमें पति पत्नी उनके बच्चे रहते हैं, तो उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। उसमें एक ही के हाथ में पावर रहेगा, या तो माँ के हाथ में रहेगा या पिता के हाथ में रहेगा, एक ही के हाथ में पावर रहेगा। बट जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि दादा रहते हैं, दादी रहते हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चे यानी कि पापा रहते हैं, कई चाचा रहते हैं, फिर कई चाचियाँ रहती हैं, मम्मी रहती है, फिर उनके कई बच्चे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्या पावर किसी एक के हाथ में दे सकते हैं? इतनी बड़ी फैमिली को चलाना है तो किसी एक हाथ में पावर नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल दादाजी के हाथ में पावर है, दादाजी सब काम करते हैं, क्या करना, सब्जी क्या लाना है, सब्जी कौन सा रात में बनेगा, किसको कहाँ जाना, किसको कहाँ नहीं जाना, तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? दादाजी। अब बाय द वे दादाजी कहीं चले गए तो किसके हाथ में पावर आएगी? किसके हाथ में पावर आएगी? तो दादाजी क्या कहेंगे? अब देखो जैसे दादाजी कोई चीज़ संभाल रहे हैं तो वो एकदम छोटे अपने पोते पे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो एकदम ऊपर बैठे हैं। तो वो अपनी कुछ शक्तियाँ अपने बच्चों को दे देते हैं कि देखो जो संस्कार मैंने तुम्हें दिए तुमको ही संस्कार अपने बच्चों को देना। तो क्या हुआ, दादाजी ने अपने शक्तियों का विभाजन करके अपने बच्चे को दिए। दादाजी खुद पोते के पास नहीं गए कि ये संस्कार सीख लो। दादाजी ने क्या किया, अपने संस्कार का हल्का सा जो है एक टुकड़ा तोड़ा, बेटे को दिया, कहा कि ये तुम अपने बेटे को दे देना। यानी क्या हुआ, दादाजी ने अपने संस्कार की शक्ति का बंटवारा किया, विभाजन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। विभाजन नहीं किया, सॉरी विभाजन इज अ रॉन्ग वर्ड। विभाजन नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, बांटा। अब वो उनके बच्चों के पास चल गया, अब वो अपने बच्चों को बांटेंगे। यानी क्या हो, किसी एक के हाथ में शक्ति नहीं है, कुछ शक्ति दादाजी के हाथ में, कुछ शक्ति हमारे पिताजी के हाथ में। यानी कुछ शक्ति दादाजी के हाथ में, दादाजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ शक्ति हमारे पिताजी के हाथ में है, पिताजी यानी स्टेट गवर्नमेंट। बट जो एकात्मक होता है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, इसमें तो सिर्फ एक ही है ना, इसमें तो कोई बहुत बड़ी फैमिली है नहीं कि बहुत लोगों को संभालना है, तो बहुत लोगों को संभालना नहीं है, तो इसमें पावर एक ही के हाथ में नहीं रहता। ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को संघात्मक पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग का देश एकात्मक व्यवस्था पे चलता नहीं है, हमारा देश संघात्मक व्यवस्था पे चलता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो पावर है वो सेंट्रल के हाथ में रहेगा, स्टेट के हाथ में रहेगा। जो पावर सेंट्रल के हाथ में रहता है उसको बोलते हैं संघ सूची। ठीक है। जैसे आपका बैंकिंग, रेलवे, और आपका बजट, सॉरी बजट नहीं, मनी, पैसा, नोट, कॉइन, नोट, ये सब किसके हाथ में रहता है? आपका सबसे बेस्ट आर्मी, मतलब कि आर्मी को दिया तो फोर्सेस में तीनों आ जाते हैं।
ठीक है। तो ये सब किस में आता है, सेंट्रल के। आप देखिएगा किसी स्टेट का अपना कोई इंडिविजुअल बैंक नहीं होता, किसी स्टेट का अपना कोई इंडिविजुअल रेलवे नहीं होता, किसी स्टेट का अपना पैसा खुद का नहीं होता। जो केंद्र सरकार लागू करेगी वही जो पूरे देश में चलेगा। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार कहे कि 2000 का नोट जो है अब बंद होगा, कोई नहीं यूज करेगा, तो बिहार वाले कह रहे हैं कि नहीं मेरे यहाँ 2000 नहीं 3000 का नोट निकलेगा, ऐसा नहीं होगा ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वही होगा, ठीक है। आर्मी आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी स्टेट की आर्मी की होती है, हिंदुस्तान की आर्मी की। तो जो भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं, जो भी पावर केंद्र सरकार को दिए हैं, जो भी पावर दी गई उसकी एक लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट को बोलते हैं संघ सूची। सेकंड पे आता है स्टेट, इसको बोलते हैं राज्य सूची। राज्य सूची, इसको क्या बोलते हैं, राज्य सूची। इसमें क्या किया जाता है, तो राज्य सूची में आपके बहुत सारे चीज आते हैं, जिसमें कि है जैसे ट्रांसपोर्ट, रोडवेज वगैरह, ये सब किस में आती है, राज्य सूची में आती है। पुलिस, थाना, ये सब किस में आता है, पुलिस हो गया, थाना हो गया, ये भी आपका किस में आ जाता है, ये भी आपकी राज्य सूची में आ जाते हैं। बाकी आपका नगर पालिका, ये किस किस सूची आता है, ये भी आपके राज्य सूची में आता है। रोड की बात करें तो रोड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपका स्टेट लेवल रोड, एक होता है नेशनल रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। तो जो स्टेट हाईवे है वो अपने राज्य सूची में आ जाते हैं। ये मतलब कि ऐसे पावर्स जो राज्य के हाथों में है वो किस में आएंगे, राज्य सूची में। ऐसे पावर जो सेंटर के हाथों में है वो किस में आएंगे, तो वो आएंगे संघ सूची में। लेकिन कुछ पावर ऐसे हैं जो दोनों को मिले हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिले हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिले हैं। जैसे कि हमारे दादाजी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी चाहे तो अपने पोते को डांट सकते हैं, और एक पिता चाहे तो भी वो अपने बेटे को डांट सकता है। यानी कि ये जो डांटने की प्रक्रिया है ये क्या है, ये दोनों को मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी डांट सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी डांट सकता है। उसी तरह जो पावर सेंटर और स्टेट दोनों को मिलती है उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसमें दोनों आते हैं, जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज, ये यूनिवर्सिटीज हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, और उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब किसमें आते हैं, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। ये सब किसमें आते हैं, समवर्ती सूची में। तो संघ सूची में वो चीजें आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में रहती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर वो आती है, संघ सूची में आती है। राज्य सूची में ऐसी चीजें आती है जिसके जो पावर स्टेट के पास रहता है। समवर्ती सूची में वो चीजें आती हैं जिसकी पावर दोनों के पास होता है। अब देखो एक क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है कि सर समवर्ती सूची में इसके भी पावर है, इसके भी पावर है, लेकिन मान्य किसका होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे राज्य सरकार कहे कि हमारी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट के ये पैटर्न होने चाहिए, केंद्र सरकार कहीं नहीं होगा। अब सब जो एजुकेशन है वो तो समवर्ती में आ रहा है, दोनों को पावर है, लेकिन अब दोनों भिड़ गए। संघ सूची, केंद्र सरकार अपना भिड़ गई, राज्य सरकार अपना भिड़ गई, तो किसका बात माना जाएगा, तो याद रखो हमेशा बड़ों का माना जाएगा, हमेशा किसका माना जाएगा, बड़ों को माना जाएगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में समवर्ती सूची को लेके विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो उसके बाद आखिरी फैसला किसका मान्य रहता है, तो आखिरी फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मान्य रहता है, क्योंकि उसको देश चलाना है, समझ में आया, उसको देश चलाना। तो कभी भी समवर्ती सूची में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, डिबेट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस समय किसकी बात मानते हैं, तो उस समय हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुसूची 7। अब अनुसूची 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 अनुसूचियाँ, इसको हम पढ़ाएंगे कल, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, खामखा आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो जितना पढ़ाएं पहले उसको ध्यान दो। अनुसूची 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ। अनुसूची 2 क्या कहता है, सैलरी। अनुसूची 3 क्या कहता है, शपथ। अनुसूची 4 क्या बोलता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 क्या बोलता है कि जो जनजातीय लोग हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनको बढ़ावा दिया जाए। और फिर अनुसूची 6 क्या बोलता है, अनुसूची 6 किसकी बात करता है, तो जो पूर्वोत्तर के राज्य है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इनको बारे में बात करता है कि इनको भी डेवलप किया जाए। अनुसूची 7 क्या, तो 7 यानी थाला फॉर रीजन। अब जब थाला यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जब पीछे स्टंप पे खड़ा रहता है तो अपनी कुछ शक्तियां सबको दे देता है, फील्डर को वहाँ सेट करेगा, उसको वहाँ करेगा, उसको वहाँ बॉलर को कहेगा तुम बॉलिंग करो, यानी क्या वो अपनी शक्ति को सब
लोगों में टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। तो अनुसूची 7 भी यही कहता है, अनुसूची 7 ये कहता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन होगा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आएगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के आएगी, कुछ दोनों के हाथ में आएगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आएगी उसको संघ सूची कहेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आएगी उसको राज्य सूची कहेंगे, और जो दोनों के हाथों में आती है उसको कहते हैं समवर्ती सूची। समझ में आती है? अब समवर्ती सूची में अगर कभी विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, तो बात किसकी मानी जाएगी? तो ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, इसको देखिए, आपको क्या करना है, आप केवल पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन के लिए ये चीज़ आपके दिमाग में रहे, बट मैं गारंटी देता उड़ जाएगी। जब आपको भी इसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखना, जैसे मुझे ये सारे आर्टिकल्स 395 आर्टिकल अगर अभी मैं ऐसे खड़े हो जाऊँ तो मैं 10 मिनट में 395 आर्टिकल एकदम फराटे से सुना सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं फ्लेक्स मार रहा हूँ, मैं सुना सकता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? मैंने भी किसी न किसी टीचर से चीज़ें पढ़ी, बट उसके बाद उस चीज़ को खुद से पढ़ने की कोशिश की। जब आप कोई चीज़ को खुद से पढ़ते हो ना, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो कह रहा हूँ, आप कभी पढ़ने का मन नहीं करता मत करो, लेकिन रिवीजन कर लो। रिवीजन मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस ऐसे नोट्स बना रहे हो, सिर्फ ऐसे जो है पढ़ो। अनुसूची 7 क्या कहता है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। संघात्मक व्यवस्था है हमारे पास, संघात्मक व्यवस्था में 2 होती है, सेंट्रल स्टेट। तो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनुसूची 7 के तहत। कुछ सेंट्रल में जाते हैं, कुछ स्टेट में जाते हैं। जो सेंट्रल में जाते हैं उसको संघ सूची कहते हैं, जो स्टेट में जाते हैं उसको राज्य सूची कहते हैं, जो दोनों में आते हैं उसको समवर्ती सूची कहते हैं। कभी फिलहाल मान लो ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी समवर्ती सूची में लड़ाई हो जाए, बहस हो जाए केंद्र और राज्य के बीच में, तो उस समय किसकी बात मानेंगे? केंद्र की बात मानेंगे। यानी आप इसको रिवाइज करोगे, जब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठ जाएगा ना, कि बता रहा हूँ कि मतलब आप सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ, लेकिन इस चीज़ को नहीं भूल पाओगे। आप कभी एक चीज़ गौर किए हो, जब आप कभी भी सड़क पे चलते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कभी सड़क पे चल रहे हो, जब आपकी गली का मोड़ आता है तो आपकी बाइक अपने आप वहाँ घूम जाती है। कभी भी आप ध्यान दो, आप कुछ भी सोचते रहो। कभी कभी जैसे हम अगर लड़कों की बात करें तो हम लड़के ज़्यादातर ओवर थिंकिंग बाइक चलाते हुए करते हैं। बाइक चलाएंगे तो बहुत कुछ सोचेंगे, ये कर लेते, काश ऐसा हो जाता है, यार वो मेरे से बात नहीं कर रहा, वो मेरे से बात नहीं कर रही है। तो मतलब हम बाइक चला रहे हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कभी ध्यान दियो कि जैसे आपको किसी दुकान पे जाना हो, कभी कभी आप बाइक चलाओगे, बाइक चलाते चलाते दुकान से आगे निकल जाओगे, कुछ सामान खरीदने के लिए किसी दुकान पे जाना, उससे आगे निकल जाओगे, लेकिन जब आपको अपने घर आना होता है तो आप बाइक चला के कुछ भी सोचते जाओ, लेकिन जैसे ही आपको अपना मोड़ दिखेगा, आप उस समय दिमाग में भी नहीं लोगे, अपने आप आपकी हैंडल घूम जाएगी, आप तुरंत चल रहे होगे अपने मोड़ में। कभी गौर करना, ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस रास्ते से इतनी बार गुजरे हो ना, इतनी बार गुजरे हो कि आप रास्ते को छोड़ो, रास्ता आपको याद कर लिया है, रास्ता आपको घुमा देता है। बिलीव मी, भरोसा करो, रास्ता ही तुमको घुमा देता है। वही चीज़ पढ़ाई में होता है। 1 दिन 2 दिन पढ़ोगे तो ठीक है, दिमाग में रहेगा, निकल जाएगा, पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी को खूब याद करो, इतना याद करो कि बदले में वो सामने से आके बोल दे कि भाई इतना क्यों याद कर रहा है। वही चीज़ होता है। हम रास्ते को के पास से इतनी बार आते हैं, जाते हैं, इतनी बार आते हैं कि रास्ते को नहीं बल्कि रास्ता हमें याद कर लेता है। वो हमें देखते ही तुरंत हमारा हाथ पकड़ के खींच लेता है, कह रहे तुम्हारा घर तो यहीं है, जाओ। कभी कभी हम लोग को खुद, कभी आपके घर के आगे जाना हो, आपको आप इधर से आ रहे हो तो अपने आप घूम जाओगे, रास्ता खींच लेगा आपको, अरे भैया वहाँ का जा रहे हो, फिर आप कहोगे अरे भैया वहाँ जाना, वहाँ भी सामान लेना है, फिर वापस आप आगे जाते हो। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि आप इतनी बार उस जगह से, उस गली से गुजरे हो ना, कि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं। वही सेम चीज़ होता है। आप इसको रिवीजन करते रहोगे, ये सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठेगा कि आप ऐसे चुपचाप खड़े हो। कोई कहेगा पॉलिटी पढ़ते हो, कुछ पॉलिटी के बारे में बताओ, तो आप उसको शुरुआत कर दोगे कि आर्टिकल 1 भारत राज्य का संघ है, आर्टिकल 2 किसी भी भारत देश को भारत में मिला सकते हैं, आर्टिकल 3 भारत के राज्यों में तोड़ फोड़ कर सकते हैं, भारत, आर्टिकल 4 क्या होता है, 2-3 होगा तो नहीं होगा, आर्टिकल 5 नागरिकता, 6 पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, 7 जो पाकिस्तान से भारत गए फिर वापस आने को नागरिकता, 8 क्या बोलता है, 8 बोलता है कि अगर आपका बच्चा बाहर रह रहा हो तो उसको नागरिकता मिलेगी, 9 कहता है लेकिन अगर आपका बच्चा देश के बाहर कोई नागरिकता अपना लिए तो नहीं मिलेगी, 10 कहता है कि अगर आप देश विरोधी काम करेंगे तो नागरिकता छीनेगी। नागरिकता छीने का काम किसका है, तो ये संसद के गृह मंत्रालय का, ये आर्टिकल 11 में बोला है। तो आप ऐसे आर्टिकल, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे आप आर्टिकल 395 आर्टिकल जो है आधे घंटे में खड़े होकर सबको सुना दोगे। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप उस रास्ते से कई बार गुजरोगे तो उस रास्ते से आपको कई बार गुजरना पड़ेगा, अगर आपको उस रास्ते को सच में अपने दिल, दिमाग, अपने सेंसेस में, अपने
सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना है तो आपको कई बार गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची 8, अनुसूची 8 में भाषा है, अनुसूची 9 में भूमि सुधार है, 10 में दल बदल है जो आजकल बहुत होता है। तो कल पढ़ते हैं लोग अनुसूची 8। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिए जल्दी। वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो चलिए फिर बाकी की क्लास अनुसूची 8 हम लोग करेंगे कल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाकी क्लास हम करते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।